हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना की सीरीज आप देख रहे हैं, इसके अंदर आज के इस एपिसोड में रेडियल नोड और एंगुलर नोड क्या होते हैं उसके ऊपर मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताता हुआ दिख रहा हूं। देखिए, जो रेडियल नोड और एंगुलर नोड्स हैं उनको हम कैसे परिभाषित करते हैं, सबसे पहले उनकी परिभाषा जानना जरूरी है। रेडियल अथवा इनको हम नोडल सरफेस भी बोलते हैं। ये देखिए, रेडियल नोड या नोडल सरफेस, नोडल पृष्ठ या नोडल तल बोल सकते हो आप इसको, नोडल तल। ये जो नोड है बच्चों, इसको हम ऐसे परिभाषित करते हैं, नोड एक ऐसा स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना है, प्रायिकता है, वो शून्य होती है। ये देखिए, नोड एक ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, हमने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में प्रोबेबिलिटी की बात करी है, तो मिलने की प्रोबेबिलिटी जिसको हम संभावना अथवा प्रायिकता भी कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी शून्य होती है, जीरो होती है। अब जैसे हम यहां पे लिखे हैं रेडियल अथवा नोडल सरफेस, तो नोडल सरफेस को कैसे परिभाषित करेंगे? नोडल सरफेस को परिभाषित करने से पहले, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि नोडल पॉइंट क्या होता है, जिसको हम नोडल बिंदु भी बोलते हैं, तो नोडल बिंदु परमाणु में वो स्थान है जिसको हम सामान्यतः नाभिक बोलते हैं। वो एक बिंदु की भांति व्यवहार बताएगा, वहां पर हमको प्रतीत होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना है वो शून्य होगी। तो नोडल पॉइंट अर्थात परमाणु का नाभिक, अर्थात परमाणु का नाभिक। तो नाभिक को हम हमेशा नोडल पॉइंट या नोडल बिंदु बोलते हैं। तो परमाणु का नाभिक जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना हमेशा शून्य होगी। ठीक है ना बच्चों? तो ये तो हो गया नोडल पॉइंट या नोडल बिंदु की परिभाषा। अब आते हैं नोडल सरफेस। ये जो नोडल सरफेस है, हम इसको नोडल तल, नोडल पृष्ठ कुछ भी बोल सकते हैं, और इसको हम रेडियल नोड भी बोलते हैं अथवा रेडियल नोड। इसकी परिभाषा कुछ ऐसे है, ये वो पृष्ठ है, वो तल है, जैसे मान लेते हैं कि ये नाभिक के चारों ओर उपस्थित एस कक्षक या एस उपकोष है। जैसे ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है। ये देखिए, तो जो नोडल सरफेस या नोडल पृष्ठ है, हम सामान्यतः जो एस कक्षक होते हैं उनके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। वो क्या है? नोडल तल, नोडल सरफेस या रेडियल नोड। ये देखिए, ये जो स्थान है, ये 1s और 2s, इसके मध्य हमेशा n का जो मान है, मुख्य क्वांटम संख्या, वो फ्रैक्शनल होगा, भिन्नात्मक। तो 1s और 2s के बीच में कुछ भी नहीं होता।
तो इसको हम सामान्यतः डिफाइन करते हैं नोडल सरफेस। तो ये नोडल सरफेस है, ये नोडल सरफेस। तो देखिए नोडल सरफेस की परिभाषा, अच्छा अब 2s और 3s के मध्य देखेंगे तो फिर ये नोडल सरफेस है, ये देखिए ये नोडल सरफेस है। तो ओवरऑल अगर हम नोडल सरफेस को परिभाषित करना चाह रहे हैं तो नोडल सरफेस की परिभाषा कुछ ऐसे लिखी जाएगी, यह दो एस उपकोशों के मध्य, उपकोश बोल लीजिए या कक्षक बोल लीजिए, यहां पर एक ही बात होती है एस के संदर्भ में, एस उपकोशों के मध्य वह तल जिसको हम पृष्ठ भी बोल सकते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना शून्य होती है। ठीक है बच्चों। और जब भी हम नोडल सरफेस या रेडियल नोड को कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखिए रेडियल अथवा नोडल सरफेस का जो मान होता है किसी भी परमाणु में वो इतना होता है, इसको हम लिखते हैं n माइनस l माइनस 1। ये देखिए रेडियल नोड का मान इतना होता है। ये n क्या है यहां पे, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और अगर l की बात करते हैं तो द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 1s की ही, ये देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1s के लिए नोडल सरफेस या रेडियल नोड कितने हैं, तो 1s हमने यहां पर देख रहे हैं n का मान 1 है और l का मान 0 है। अतः इसके लिए जो रेडियल नोड्स होंगे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 माइनस 0 माइनस 1, इसका मतलब 0। इसका मतलब 1s और नाभिक के मध्य तो कोई सतह हो ही नहीं सकती, क्योंकि नाभिक के बाद सीधे पहले 1s आता है, फिर 1s के बाद 2s आता है, तो 1s और 2s के मध्य एक नोडल सरफेस या नोडल पृष्ठ है। तो जब हम 2s के लिए लिखेंगे तो देखिए नोडल सरफेस का मान 1 आएगा, ये 2s, तो 2s का मतलब n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0। तो अतः यहां जो रेडियल नोड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 माइनस 0 माइनस 1, तो देखिए 1 आंसर आ गया। ऐसे ही अगर तुम 3s के लिए लिखोगे तो यहां n का मान 3 है, l का मान 0 है, और अतः यहां पे जो रेडियल नोड्स होंगे ये हो जाएंगे 3 माइनस 0 माइनस 1, मतलब 2 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम 4s के लिए लिखते हैं तो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, तो यहां पे जो रेडियल नोड्स हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 0 माइनस 1, ये देखिए, तो 3 आंसर आ गया बच्चों। क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन ये उठता है, जनरली हम नोडल सरफेस या नोडल जो पृष्ठ हैं क्या वो एस उपकोशों के लिए बताते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन परिभाषित जनरली इनको एस उपकोशों के लिए किया जाता है। अगर इसकी जगह आपसे बोला जाएगा कि 2p के लिए बताइए तो हम 2p के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3p के लिए बताइए तो 3p के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट क्योंकि s गोलाकार होता है तो इसलिए मुख्यतः ये s उपकोशों के लिए बताया जाता है। जो p या d हैं उनके लिए हम दूसरा जो नोड है, एंगुलर नोड, कोणीय नोड, उनको मुख्यतः परिभाषित करते हैं। तो वो भी क्या होता है वो भी देखते हैं, पहले ये अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे यहां 2p कक्षक या 2p उपकोश है और 2p के लिए हम देख रहे हैं कि n का मान 2 है और l का मान 1 है। तो यहां जो रेडियल नोड्स होंगे
ये हो जाएंगे 2 माइनस 1 माइनस 1, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे अगर हम इसकी जगह यहां पे 3p लेते हैं तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, जो p उपकोष होता है l का मान 1 होता है। तो यहां जो रेडियल नोड्स आप परिभाषित करोगे वो इतने करोगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1, है ना, n माइनस l माइनस 1, तो ये आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो हम जो नोडल सरफेस या नोडल तल है वो कैलकुलेट तो किसी के लिए भी कर सकते हैं, बट मुख्यतः एस उपकोषों के लिए इनको परिभाषित किया गया है। इसकी जगह जैसा हमने अभी लिखा एंगुलर नोड, एंगुलर या हम इनको नोडल प्लेन भी बोलते हैं बच्चों, नोडल प्लेन, एंगुलर नोड, कोणीय नोड। तो ये एक्चुअली क्या है, एक ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं प्लेन है, और प्लेन का मतलब यहां पर एक ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं तल है। ये देखिए, यह एक ऐसा तल है, तल मतलब प्लेन है, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना शून्य होती है। और सामान्यतः जो एंगुलर या नोडल प्लेन होते हैं, एंगुलर नोड अथवा नोडल प्लेन, इनकी जो संख्या होती है इसका मान हमेशा L होता है, L से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर तुम S उपकोष के लिए लिखोगे तो S के लिए तो L का मान 0 है, तो इसलिए हम इनको नॉन स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये S उपकोषों के लिए नहीं लिखे जा सकते। एंगुलर नोड्स S उपकोष के लिए नहीं लिखे जा सकते, के लिए नहीं लिखे जा सकते। क्यों नहीं लिखे जा सकते? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया, क्योंकि S उपकोष के लिए L का मान 0 होता है, L इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए एंगुलर नोड्स को नॉन स्फेरिकल नोड्स भी कहा जाता है, नॉन स्फेरिकल नोड्स भी कहा जाता है। तो ये हम P और D के लिए ही लिख पाएंगे। तो देखिए, कुछ उदाहरण मैं वहां पे लिख के आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। हाँ बच्चों, तो देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं, जैसे 2p उपकोष है। अब देखिए, जो 2p है उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो एंगुलर नोड या नोडल प्लेन है वो कितने हैं, तो देखिए 2p में मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं px की बात कर रहा हूं, py की बात कर रहा हूं, pz की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2p उपकोष के लिए l का मान कितना है 1। तो यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एंगुलर या नोडल प्लेन की संख्या है, एंगुलर नोड्स, तो ये तो यहां पे 1 होगा। माने किसी भी p कक्षक के लिए हमेशा जो एंगुलर या नोडल प्लेन की संख्या होगी वो 1 होगी, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अब देखिए जैसे जो px है, तो px कक्षक का क्या मतलब है? px कक्षक का मतलब है कि यहां x अक्ष पर ये डंबल है, तो फिर जो y और z मिलकर एक प्लेन बनाएंगे। ये देखिए, ये प्लेन,
जब हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन px में उपस्थित है, आप देखिए ये मान लीजिए कि 3 अक्ष है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। अब अगर डंबल px पर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की सर्वाधिक संभावना x अक्ष के सापेक्ष है। तो इस समय में y और z मिलकर एक ऐसा प्लेन बना रहे हैं, एक ऐसा तल बना रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या है, 0 है। तो यहां जो हमने लिखा है कि किसी भी p कक्षक के लिए एंगुलर नोड का मान हमेशा 1 है, तो देखिए ये एंगुलर नोड यहां पर ये प्लेन कौन सा होगा, px कक्षक के लिए। तो px कक्षक के लिए जो एंगुलर नोड है वो हमेशा yz प्लेन होगा। ऐसे ही अगर हम इसकी जगह py कक्षक लिखते हैं, तो अब py कक्षक, इसका मतलब डंबल y अक्ष पर है, तो x z मिलके एंगुलर नोड या नोडल प्लेन बनाएंगे। तो ये देखिए x z प्लेन। ऐसे ही अगर हम pz कक्षक के लिए लिखते हैं तो हमेशा होगा यहां पर एक ही प्लेन, है ना। तो pz के लिए क्या होगा, हां बिल्कुल सही, xy प्लेन। ये देखो बच्चों, तो px, py, pz किसी भी p कक्षक के लिए एंगुलर नोड या नोडल प्लेन की संख्या हमेशा 1 होगी। तो यह आपको याद रखना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह लेता हूं d, तो यहां पे जो n है इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहां पे लिखा है एंगुलर नोड या नोडल प्लेन का मान हमेशा l के बराबर होता है। तो जैसे अगर आप इसकी जगह लेते हैं d उपकोष में उपस्थित कोई भी कक्षक, ये देखिए, है ना, तो d उपकोष l का मान कितना है, 2 है। तो यहां पर जो एंगुलर नोड अथवा नोडल प्लेन की संख्या है यह हमेशा 2 होगी। ये देखिए, तो यहां अगर हम लेते हैं dxy कक्षक, तो dxy कक्षक के लिए जो नोडल प्लेन होंगे, जो नोडल तल होंगे, वो कौन कौन से होंगे। एक तो होगा yz, क्योंकि यहां पे 2 डंबल होते हैं बच्चों, है ना। dxy का मतलब क्या होता है, 2 डंबल x और y अक्ष के मध्य हैं। तो फिर yz तथा xz ये प्लेन, 2 प्लेन बनेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होगी। ऐसे ही dyz, ये देखिए, तो इसके लिए एक तो हो जाएगा xy और दूसरा हो जाएगा xz प्लेन। ऐसे अगर हम इसकी जगह लिखते हैं dxz कक्षक, तो जो dxz कक्षक है उसके लिए xy और yz ये प्लेन हो जाएगा बच्चों। और जैसा हम लिख के आए थे एक्सियल ऑर्बिटल, अक्षीय जो कक्षक हैं dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर तथा dz स्क्वायर, ये जो 2 कक्षक हैं इनके लिए नोडल प्लेन नहीं होते, ये 0 होते हैं, 0 होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके डंबल हमेशा अक्षों के ऊपर ही उपस्थित होते हैं, तो इनके लिए नोडल प्लेन लिखना संभव नहीं है, इसलिए 0 डिफाइन किया गया, 0 डिफाइन किया गया। तो हमने यहां पर यह समझ लिया कि एंगुलर नोड हम सामान्यतः p, d या f उपकोषों के लिए लिखते हैं, और जो रेडियल नोड्स हैं जिनको हमने नोडल सरफेस बोला वो सामान्यतः हम s उपकोषों के लिए लिखते हैं। अगर इन दोनों प्रकार के नोड्स को जोड़ दोगे तो तुमको किसी परमाणु में उपस्थित कुल नोडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अतः किसी परमाणु में उपस्थित कुल नोडों की संख्या तो ये हमेशा जो रेडियल नोड्स हमने लिखे और प्लस जो एंगुलर नोड्स हमने लिखे दोनों का योग होगा। तो रेडियल नोड्स हमने लिखे n-l-1 और एंगुलर नोड्स हमने लिखे l, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, कुल नोड आ जाएंगे n-1। ये देखिए, ये आ गए कुल नोड्स। तो अगर
कुल नोड्स आपसे पूछे जाते हैं तो फिर आपको यह फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा जिसमें एल का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि 2p जो उपकोष है में उपस्थित कुल नोड्स, तो यहां पे हम देख रहे हैं 2p अर्थात n का मान 2 है और l का मान 1 है, लेकिन कुल नोड्स बोल रहा है तो इसका मतलब n यहां पे 2 - 1 तो आंसर 1 होगा। तो अब ऑब्वियस है कि ये रेडियल नोड्स नहीं होंगे, ये हम डिफाइन करेंगे एंगुलर नोड्स, है ना। तो कुल नोड्स अगर पूछता है तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, और अगर रेडियल या एंगुलर नोड्स पूछता है तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़े वो हम वैसे डिफाइन करेंगे। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी था, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरीके से सामने आ सकता है कि रेडियल नोड्स क्या होते हैं, एंगुलर नोड्स क्या होते हैं और कुल नोड्स क्या होते हैं। तो यह जानकारी आपको एग्जाम में प्रॉब्लम दिलाने में हेल्प करेगी। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये याद रखना चाहिए आपको। तो हमने यहां पे रेडियल नोड और एंगुलर नोड्स को सीख लिया। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना तो बनता है यार, तो जल्दी से अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे एनर्जाइज करिए। आपको अगर मोमेंटम द्वारा जो इस प्रकार के एपिसोड्स दिए जा रहे हैं हर विषय के अंदर, हर सब्जेक्ट में, तो आप जरूर अपने जो सब्सक्राइब बटन है मोमेंटम के यूट्यूब चैनल का, नीट हिंदी, मोमेंटम नीट हिंदी, उसके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के आगे कुछ और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है। और लाइक तो करना बनता है यार हर वीडियो को, तो सब सारे बच्चे जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो अगले एपिसोड में ये हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना वाली जो सीरीज हम अभी तक देखते हुए आ रहे थे, ये खत्म हो गई है। तो हम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप प्रॉब्लम के लिए कुछ और सीरीज भी मेरी देखेंगे, लेकिन इसके बाद जो अगला चैप्टर मैं आपके साथ अब शुरू करने जा रहा हूं वो रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके आधार पर हम जो मोल अभिधारणा है उसको भी बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए सभी।